हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी कानून है। यानी कि ये कानून जो है 2007 में बना, वो माता पिता के संरक्षण या सीनियर सिटीजन जो घर में होते हैं उनके संरक्षण के लिए या उनकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी, कैसे अच्छे से गुजरेगी, उनको ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ये जो एक्ट है इसका इम्पोर्टेंस इस वजह से और बढ़ जाता है क्योंकि ये जो अभी यूपी पीसीएस जे जो 2023 का एग्जाम होने वाला है, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम, ये दोनों में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसमें टोटल 32 सेक्शंस हैं एंड 7 चैप्टर में ये डिवाइडेड है। इस एक्ट के बनाने के पीछे लेजिस्लेटिव का इंटेंट क्या था, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे इसमें जो कहा गया है कि जो हमारे समाज में जो लोग वृद्ध हो गए हैं, हमारे माता पिता दादा दादी जो भी, अगर वो वृद्ध हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी होगी, वो रिटायर हो गए होंगे या जिस काम में वो लगे थे वो उससे रिटायर हो गए। अब उनका हाथ पाँव जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो जो है अर्ली यंग एज में करते थे। तो कहीं ना कहीं वो अब जो है रिटायर हो गए और घर में बैठ के छोटे मोटे अपने घर के काम वगैरह देख सकते हैं। ऐसे केस में क्या उनके लिए खाना पीने का इंतज़ाम जो है उनके लड़के या उनके पोते वगैरह करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं या जो पोते होते हैं ये अपने घर के सीनियर सिटीज़न या पेरेंट्स का ध्यान नहीं देते और वो कहीं और सेटल हो जाते हैं, अपने घर से हट के किसी और सिटी या स्टेट में या किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो माता पिता है वो घर में अकेले पड़ जाते हैं। अब उनका रख रखाव देखभाल कौन करेगा, ये इस चीज़ को ध्यान में रख के ये कानून को बनाया गया है। और ये कानून कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स या जो अपने उनके सीनियर सिटीजन है दादा दादी, उन लोगों का ध्यान रखेंगे, उनको मेंटेनेंस देंगे। अगर नहीं करते, अगर मेंटेनेंस नहीं देते तो इस एक्ट में पेरेंट्स या उन सीनियर सिटीजन को ये राइट मिल जाता है कि वो अपने बच्चों से एज ए मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं लीगल तौर पे। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात की गई है। शॉर्ट टाइटल में उसका नाम जो है, इस एक्ट का नाम बताया जाता है। इस एक्ट का नाम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। सेक्शन 2 में डिफिनेशन बताई गई है जो यूपी पीसीएस जे वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो है 7-8 डेफिनेशन है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन बताई है कि जो है चिल्ड्रन में बच्चे जैसे सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट नॉट इंक्लूड्स माइनर। चिल्ड्रन में वो आएंगे जैसे लड़का है तो लड़का आएगा, लड़की है डॉटर, डॉटर आएगी, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर यानी पोता और पोती। और लेकिन इसमें माइनर लोग को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं वो इस सेक्शन के हिसाब से वो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनसे जो है वो मेंटेनेंस हम नहीं मांग सकते। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में जो है मेंटेनेंस की डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में माइनर की डेफिनेशन है। डी में पेरेंट्स है। जी में रिलेटिव। ये रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें लिखा है कि रिलेटिव वो है जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स जो भी है उनके मरने के बाद वो क्लोज रिलेटिव उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, वही रिलेटिव है। अब रिलेटिव को समझने, यहाँ पे रिलेटिव का डेफिनेशन क्यों आया, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए किसी ऐसे पेरेंट्स हैं या किसी ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनके कोई बच्चे नहीं हुए, जिनकी कोई औलाद नहीं है, ना तो सन है, ना डॉटर है, ना ग्रैंड सन, ना ग्रैंड डॉटर है। तो वैसे केस में वो किससे मेंटेनेंस मांगेंगे? तो ये एक्ट कहता है कि वो अपने उन रिलेटिव से मांगेंगे जो उनके मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, यानी मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके पास एज ए इनहेरिटेंस उत्तराधिकार के थ्रू चली जाएगी। तो वो जान जाएंगे कि ये इनके पास जाने वाली है, तो उनसे अपनी ज़िंदगी में ही मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उसी तरीके से सीनियर सिटीजन है, इसमें बोलता है सीनियर सिटीजन वही है जो 60 साल से ऊपर के हैं, वो सीनियर सिटीजन है। तो ये सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन वगैरह बताए हैं। सेक्शन 3 कहता है कि अगर ये इस एक्ट से कोई और एक्ट टकराएगा
इनकंसिस्टेंस होगा, यानी इस एक्ट की कोई बात और दूसरे एक्ट की कोई बात अगर जाके एक दूसरे से लड़ेगी तो इस एक्ट की बात मानी जाएगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट का। सेक्शन 3 ये बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन। सेक्शन 4 एक जनरल बात करता है कि भाई पेरेंट्स की मेंटेनेंस रखो और सीनियर सिटीजन है तो उनको मेंटेन रखो। ए सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ from his own earning or out of his property owned by him shall be entitled to make application under section 5 each के। ये कहता है कि जो कोई पर्सन अगर अपनी अर्निंग से वो अपना दिन भर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टी से जो रेंट वगैरह आ रहा है या इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उससे उनकी इतनी अर्निंग आ जाए कि वो अपना खर्चा चला सके, अगर वो नहीं चला पा रहे हैं, इफ दे अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज अर्निंग, तो वैसे केस में वो अपने बच्चे से या अगर बच्चे नहीं है तो क्लोज रिलेटिव, वही जो सेक्शन 2G में है, क्लोज रिलेटिव से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, सेक्शन 5 में कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर पूरा एक्ट टिका है वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 उस राइट्स की बात करता है। मान लीजिए कोई फिर सीनियर सिटीजन है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते अपनी अर्निंग से या उनकी प्रॉपर्टी से जो अर्निंग आ रही है उससे उतना उनका नहीं पैसा बन पा रहा है कि वो अपना खर्चा चला सके, तो ये एक्ट कहता है कि वो एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के वहाँ देंगे इस आशय के साथ कि भाई आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं अपना खर्च चला सकूँ। एक एप्लीकेशन जो है वो लगाते हैं ट्रिब्यूनल के वहाँ, उससे डिमांड करते हैं कि हमको मेंटेनेंस दिया जाए। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब तक हम इंटरिम मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकते हैं, यानी वो पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन इंटरिम मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकते हैं। और ये एक्ट कहता है कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 90 दिन में डिसाइड हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा मामला फंस गया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाएं तो 30 दिन ट्रिब्यूनल और बढ़ा देगा, यानी 120 डेज के अंदर वो इंटरिम मेंटेनेंस उनको मिलना ही मिलना है। इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, तो ये एक्ट कहता है कि ट्रिब्यूनल जो है एक इंक्वायरी बैठाएगा, इस इंक्वायरी में जो है किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की मदद भी ले सकता है और वो ये देखेगा कि जो सीनियर सिटीजन या जो भी पेरेंट्स इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उनको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने उनको मेंटेनेंस दे दिया जाए कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, जी सके। तो उस आशय के लिए एक इंक्वायरी बैठाएंगे और इंक्वायरी में जो है वो एक अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। ये एक्ट कहता है कि जब एप्लीकेशन आएगी तो दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगी, वही बच्चों को नोटिस जाएगी। मान लीजिए एक पेरेंट्स के या सीनियर सिटीजन के कई बच्चे हैं या कई चिल्ड्रन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन सबके खिलाफ जो है मेंटेनेंस एप्लीकेशन डाली जाएगी और जो भी ऑर्डर होगा वो प्रोपोर्शनल रेट में, यानी जो एक रेशियो बनेगा सब बराबर बराबर उस पैसे को मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को देंगे। सेक्शन 6 कहता है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा और इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, यानी मान लीजिए कि कोई एक मोहल्ले में या कोई एक सिटी में एक ब्लॉक में किसी को कोई सीनियर सिटीजन है या कोई पेरेंट्स है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और उनके बच्चे से जो है उनको मेंटेनेंस लेना है, तो अब वो कहाँ जाएं, किस कोर्ट में जाएंगे, सेशन में जाएंगे, हाई कोर्ट में, कहाँ जाएंगे। तो ये एक्ट कहता है कि वो ट्रिब्यूनल के वहाँ जाएंगे और उस ट्रिब्यूनल के वहाँ जाएंगे जहाँ वो रहते हैं फिलहाल जिस सिटी में, उस सिटी के ट्रिब्यूनल में जाएंगे या जहाँ वो लास्ट रिसाइड कर चुके हैं, यानी कुछ दिन पहले ही वहाँ से हटे हैं और वहाँ भी दे सकते। सेक्शन 9 बात करता है ऑर्डर की। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाया है कोई सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स ने कि हमको डिमांड है, हमको चाहिए मेंटेनेंस, हमारा बच्चा हमको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो सारी प्रोसीडिंग, सारी प्रक्रिया होने के बाद, बच्चों की रिप्लाई आने के बाद, सारा देखने के बाद जब फैसला करता है या तो वो मेंटेनेंस दे देगा या रिजेक्ट करेगा। अल्टरेशन इन अलाउंस, सेक्शन 10 बात करता है कि जो भी ऑर्डर हुआ है, सेक्शन 9 में जो भी ऑर्डर हुआ है, मान लीजिए सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं या बच्चे की कमाई घट जाती है या फिर जो सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स हैं, उनकी कमाई बढ़ जाती है, किसी एक की तरफ से एप्लीकेशन पड़ता है, नॉर्मली बच्चा ही एप्लीकेशन देगा कि हमारी इनकम घट गई है, लिहाजा जो हमको मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है हर महीना देने का वो अब ख़त्म किया जाए या वो कम किया जाए, जैसा भी वो प्रेयर कर सकता है। वैसे केस में अगर ट्रिब्यूनल ये पाता है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं
तो वो अपने ऑर्डर को वेरी कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन 11 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि जब भी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होगा तो इसमें लिखा है कि एक कॉपी बच्चे को दी जाएगी, एक कॉपी जो है पेरेंट्स को दी जाएगी, कि भाई दोनों पार्टीज को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में एग्जीक्यूशन की भी बात की गई है। मान लीजिए किसी के खिलाफ जो है ऑर्डर हो गया कि आप 10,000 रुपया मंथली अपने किसी को दीजिए या 2,000 प्रति माह दीजिए, तो उसमें ये अगर मान लीजिए बच्चा देने से इनकार करता है तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि सीआरपीसी में जो 125 में जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर अपनाया जाता है वो सारे प्रोसीजर इसमें भी अपनाए जाएंगे, यानी उस ऑर्डर को तामील कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए वो सारे प्रयास किए जाएंगे जो सीआरपीसी के तहत 125 में प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में भेजिए ताकि वो भी कानून को जान सकें। धन्यवाद।